बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर जिस पे तमाम ही पाकिस्तानियों की इस वक्त नजरें हैं वो है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलता है या नहीं। जो इंदिए इस वक्त सामने आ रहे हैं, जो इशारे मिल रहे हैं, हम स्पेकुलेटिव रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद यही है, हर पाकिस्तानी की दुआ भी यही है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल आए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की और वाइट लिस्ट में चला जाए। थोड़ी देर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी इस हवाले से आ जाएगी, लेकिन खुद क्योंकि हुकूमत में बैठे लोग इस हवाले से ये ऐलान कर चुके हैं कि जल्द ही पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से निकल आएगा, तो इसलिए ये खबरें भी आपको मीडिया में नजर आ रही हैं। इसमें ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि आज दो राय हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कहते हैं कि जी हमने सारा काम किया पिछले 3-3.5 साल में, PMLN की वजह से हम लोग जो है वो ब्लैक लिस्ट हुए और उसके बाद ग्रे लिस्ट हुए, लेकिन हमारी मेहनत थी जिसका आज ये हुकूमत क्रेडिट ले रही है। इसका जवाब भी हुकूमत दे रही है कि नहीं हमारा ही काम था, लेकिन बहरहाल इस पर ये बहस तो होती रहेगी। खुद हुकूमती लोगों का इस पर क्या मौकफ है, ये एहसन इकबाल साहब का एक ट्वीट है जी, सामने दिखा दीजिएगा। ये 1 मार्च 2018 का उनका ट्वीट है और एहसन इकबाल साहब ने पीपल्स पार्टी के नाम ये पैगाम जरा लिखा है और लिखा है कि FATF बैकग्राउंड फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्फो। In 2008 Pakistan was blacklisted by FATF. In 2010 it was put on grey list from black. In 2012 again put on blacklist. In 2014 it was put to grey from black. In 2015 it was removed from grey and put on white list. In 2018 again nominated for grey list. तो PMLN ने एहसन इकबाल साहब ने पीपल्स पार्टी को इसमें याद कराया कि जी आपके दौर में हुआ था, ब्लैक लिस्ट हमें FATF ने किया था 2008 में। सो ऑब्वियसली अब दोनों ही जमातें हुकूमत में हैं और दोनों ही जमातें इस चीज़ का क्रेडिट भी ले रही हैं, लेकिन सियासत से हट के अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा एक इक़दाम होगा। इसमें दूसरी जो चीज़ जो खबरें हैं IMF के हवाले से कि जितनी भी उनकी शराइत आई इस हुकूमत को उनके सामने रखी गई, उस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने हामी भी भरी है, काम भी किया है, लेकिन उसके बावजूद IMF के साथ मामला तय नहीं हो पा रहे और इसी ज़िम्न में मदद मांगने के लिए अमेरिका से भी बात हुई है और उनके जो एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनसे मुलाकात हुई है आयशा गौस पाशा साहिबा की और मिफ्ता इस्माइल साहब की भी, और उसमें उनको ये कहा गया अमेरिका को कि हमारे IMF के साथ मामला तय कराने में हमारी मदद करें। अब इस पे ज़रा बताते चलें कि कौन कौन सी ऐसी शराइत हैं जो IMF की तरफ से सामने आई हैं रिसेंटली जिस पर हुकूमत ने हामी भरी है। एक तो ये कहा गया कि जो पिछले दिनों बजट हमारे सामने आया है उसमें जो उन्होंने तनख्वाहदार तबके के लिए हुकूमत ने टैक्स का रिलीफ अनाउंस किया था, जो कि 47 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ था। ये कहा जा रहा है IMF की तरफ से कि इसको वापस लें, उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने जाहिर किए हैं। पेट्रोल और डीजल पर मुकम्मल सब्सिडी जो है वो ख़त्म की जाए। हुकूमत जो है वो बिजली की कीमत में 7.91 रुपए फी यूनिट इजाफा उसका ऐलान ऑलरेडी कर चुका, तो में 45% इजाफा कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि IMF के साथ हमारी ये मामला तय हो जाते हैं, मुआहदा हो जाता है, तो उसके बाद महंगाई की क्या सूरत हाल होगी और कौन सा महंगाई का तूफान जो है वो इस अवाम पर नाजिल होगा, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इमरान खान साहब ने, साबिक वजीर आजम साहब ने परसों संडे को जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी है। उस पर मरियम साहिबा ये कहती हैं कि हम इस फितना और फसाद कॉल जो दी गई है इमरान खान साहब की तरफ से फुल फोर्स के साथ, ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पूरी फोर्स के साथ हम निपटेंगे। तो क्या करने जा रही है ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस प्रोटेस्ट पे? मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वजीर इत्तलात सिंध हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पहले तो शर्जील मेमन साहब ये बताइएगा कि आज जो ऑब्वियसली उम्मीद है, दुआ है कि FATF से जल्द ही अच्छी खबर आए पाकिस्तान के लिए, किस हद तक आप क्रेडिट देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि दौरे तो उन्होंने पिछले दौर में ऑब्वियसली बहुत किए और आज जैसे वो क्लेम भी कर रहे हैं कि ये हमारी मेहनत है जिसका आप लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि ये खुद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज वाले आप लोगों को कसूरवार ठहराते थे, जिसका जिक्र मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी किया। एहसन इकबाल साहब का ट्वीट आपके सामने रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सादिया साहिबा।
जहाँ तक आपने एहसान इकबाल साहब का ट्वीट की बात की, मैं आपको एक बात बता दूं कि FATF के बहुत बड़े क्राइटेरिया होते हैं, कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता, और उन क्राइटेरियाज में जो है वो मुल्क में दहशतगर्दी की जो जंग लड़ी जा रही थी उन अदवार में वो भी शामिल होती हैं, और बहुत सारे उसके पहलू होते हैं। तो डेफिनेटली जब पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तब उसको विरसे में दहशतगर्दी मिली थी, जिसको पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बड़े खुश उसलूबी के साथ हल किया। अगर आपको याद हो कि उसमें फिर स्वात वाला ऑपरेशन और फिर जो भी दहशतगर्दों के खिलाफ जितने भी ऑपरेशन हुए उसमें पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़कर हर जगह पे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने उसको फेस किया। तो वो उसके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। जहाँ तक आपने ये बात की कि जी इस वक्त उसको PTI कोशिश कर रही है उसके क्रेडिट लेने को, तो लेकिन PTI की एक बहुत अच्छी आदत पड़ गई है कि जो काम भी उनके अदवार में गलत भी हुए हों उनका भी कसूरवार वो अपोजिशन को ठहराते हैं, और जिस तरह के भी वो मुआहदे वो अगर IMF के साथ करके गए हों जिसको बाकी गवर्नमेंट्स को पूरा करना पड़ रहा है, तो उसका भी वो अगर उसमें महंगाई का आंसर शामिल है तो वो भी वो समझते हैं कि जी वो नज़ला भी जो है अब गवर्नमेंट पे डाल दिया जाए। आपको याद होगा कि IMF के साथ ये एग्रीमेंट किसने साइन किए थे, IMF के साथ ये शरायतें किसने रखी, IMF की शरायतें थी वो किसने पूरी करनी थी। ये देखें, कब ये नहीं होता कि किसी भी अगर आप मुल्क के साथ या किसी इंटरनेशनल डोनर एजेंसी के साथ आप एग्रीमेंट करते हो तो वो फर्द वाहिद नहीं करता या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती, वो होते हैं एक गवर्नमेंट के बेसिस पे एग्रीमेंट होते हैं। इसी दौरान ये भी बता देते हैं कि FATF की तरफ से एलामिया जो है वो सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले इकदामात की तारीफ की है और ये कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान ने अपने 2 एक्शन प्लान्स जो हमने बनाए थे, नेशनल एक्शन प्लान्स ऑब्वियसली जिसका जिक्र अभी शर्जील मेमन साहब भी कर रहे थे, कि जो उस वक्त दहशतगर्दी की जंग लड़ी जा रही थी और उससे जुड़े और बहुत सारे मामलात थे, टेरर फाइनेंसिंग थी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलात थे, किस तरीके से पैसे जो हैं वो दहशतगर्दों तक जा रहे थे, कौन से चैनल्स यूज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इसकी जो हैं वो ब्रांचेस कहना चाहिए थी, और बहुत सारे ऐसे प्लान्स उस वक्त हुकूमत की तरफ से सामने आए थे कि जिन पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा तो उसके बाद ये यकीनी होगा कि पाकिस्तान की जो काविशें हैं ज़िमन में उनको सराहा जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर जो कदगने इस ज़िमन में लगाई जा रही थी उनसे पाकिस्तान किस तरीके से जान छुड़ा सकेगा। तो ये FATF की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान ने 2 नेशनल एक्शन प्लान्स पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया है और पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है, यानी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। और ये हम आपको बता रहे हैं जर्मनी के शहर बर्लिन में ऑब्वियसली जो मीटिंग हुई और इस पर FATF की तरफ से एलामिया जारी कर दिया गया है कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है। 2 नेशनल एक्शन प्लान्स पर मुकम्मल अमल दरामद जो है वो पाकिस्तान ने कर लिया है। शर्जील मेमन साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बात मुकम्मल कर लें, फिर इसी पे मैं ऑन अब्बास साहब का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूं। जी शुक्रिया सादिया साहबा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने IMF के साथ जब कुछ शराइत रखी थी IMF ने, तो वो PTI की गवर्नमेंट ने उनके साथ वो एग्रीमेंट किया था, उस बेसिस पे इनको जो है वो पैसे आए थे। अब वो इमरान खान साहब ने फिर ज़रा वो पब्लिक प्रेशर पे बोला जी ठीक है वो शराइत तो फिलहाल हम पूरी नहीं करते, और उसकी वजह से ही उन्होंने जो है वो सब्सिडी कंटिन्यू की। उस सब्सिडी की वजह से जो आज पाकिस्तान जिस चौराहे पे पहुंचा है और जो हमारी इस वक्त माली पोजीशन है, तो उसको डेफिनेटली अगर ये नई हुकूमत जो रिजीम चेंज हुई, अगर वो भी इमरान खान साहब की तरह ये कहती कि जी ठीक है जी कुछ भी हो जाए हम लोग ये सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे, और फिर भले चाहे कल को खुदा ना खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट में चला जाए, तो ये एक दानिशमंदी का मुजाहरा किया गया इस गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि ये गवर्नमेंट नहीं चाहती थी। देखिए कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती, चाहे वो PTI की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PMLN की हो, कि जी आवाम पर कोई बोझ डाला जाए और आवाम को जो है कोई महंगाई का सामना करना पड़े। लेकिन क्योंकि वो शराइत PTI ने वहाँ पे रखी हुई थी, अब उसी को देखें आप कि इमरान खान साहब जिन्होंने वो IMF के साथ खुद मुआहदा किया उनकी गवर्नमेंट ने, अब उसी मुआहदे पे अगर इस गवर्नमेंट ने अमल किया है तो वो संडे को कह रहे हैं जी कि हम लोग पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे
महंगाई के खिलाफ। ये महंगाई क्यों हुई है ये खान साहब को पता नहीं था जब आपने IMF के साथ वो शराइत रखी थी। राइट, गॉट योर पॉइंट। आप कह रहे हैं कि IMF का मुआहदा इनका था, इन्होंने अमल दरामद किया नहीं, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत इन्हीं के किए गए मुआहदे पर अमल दरामद कर रही है। कंटिन्यू करेंगे इस IMF की बात को भी, लेकिन और अब्बास साहब पहले तो इस पे आपका मौक़िफ़ चाहूंगी। यकीनी तौर पे जो भी सियासी वाबस्तगी है उससे हट के पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ रहे हैं, जैसे आज ऐलान कर दिया गया, एलामिया अभी जारी हुआ है और कहा गया कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, जो कि माजी में हमने देखा भी कि कहीं ना कहीं जानिबदारी का मुजाहरा किया जाता था। 80-90% जब पाकिस्तान ने काम कर लिया था तो पाकिस्तान बदस्तूर उस वक्त ग्रे लिस्ट में था, हालांकि इससे कम शराइत जिन ममालिक ने पूरी की थी उनके नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिए गए थे। सो क्या मौक़िफ़ है इस पे आपका? बीबी, सबसे पहले आपको और पूरी कौम को मुबारक, और शर्जील मेमन साहब को भी मुबारक कि आज पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना अचीवमेंट की है, और स्पेशली इन द लाइन जो एक ग्लोबली पाकिस्तान की जो तरक्की में रुकावट थी FATF, क्योंकि इसकी वजह से आपकी क्रेडिट लाइंस डिस्टर्ब थी, आपकी जितनी नेशनल एजेंसी से आप बात कर रहे थे वो डिस्टर्बेंस आ रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ तो ये अचीव हो गई। हैविंग सेड दैट, मुझे अभी सिर्फ एक पुराना एक कहावत सी छोटी है कि याद तो आती होगी। अफसोस की बात यह है कि जब FATF की अप्रूवल के लिए हमने एक लॉ कानून पास करवाया था नेशनल असेंबली में से, उस वक्त पूरी PDM और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये आज की हमारी जो स्टेट मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर का जो एक स्टेटमेंट आई हुई थी, अगर आप उसको सुन लें तो इन्होंने वॉकआउट कर दिया था। हमने जब एंटी मनी लॉ का जो कानून पास करवाया था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का और एंटी टेररिज्म का कौमी असेंबली से बिल पास करवाया था, तो पूरी ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई थी और इनका सिर्फ एक हमसे उस वक्त प्ली होती थी कि पहले नवाज शरीफ और जरदारी के ऊपर जितने मुकदमे हैं वो वापस ले लें नैब के, उसके बाद हम आपको वोटिंग कर देंगे। हमें मज़ाक खेज मजाक उड़ाया गया, और आज जब अल्लाह ने इस काबिल किया, जब ये रिजल्ट आया, तो उस वक्त क्रेडिट लेने के लिए ये जो रजीम चेंज है, जो गवर्नमेंट इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, वो फौरन पहुंच गई। और मजे की बात यह है कि इनको शायद, और मैं ये आपको आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि इन गवर्नमेंट में से 90% को ये नहीं पता कि FATF का ऑफिस किधर होगा, यानी कि बर्लिन या जर्मनी में हमारी हुकूमत में से, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की हुकूमत में से कोई जर्मनी गया भी हो इस FATF की आखिरी मीटिंग के लिए, तो वो भी इनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए तैयार बैठे। बीबी 2019 में जब ये स्टार्ट किया गया था, जिस वक्त हम ग्रे लिस्ट में थे, तो उस वक्त से लेके 2022 अप्रैल तक 3 सालों में कमोबेश 50 मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अटेंड की, जिसमें हमाद अजहर और बाकी तमाम दोस्त होते थे, और हमाद अजहर के कम से कम 7 दौरे जर्मनी के हैं। आज जब इतनी बड़ी अचीवमेंट आ रही है, तो अफसोस ये और इतनी बड़ा मजाक है कि सारे क्रेडिट लेने को आगे एक लफ्ज तारीफ का कहते हैं कि यार इमरान खान साहब माशाल्लाह जिंदाबाद। और मैं हैरान हूं, जब इतनी बेहतरी इकोनॉमी की तरफ आ रही थी, इंटरनेशनली इतना कुछ अचीव हो रहा था, तो फिर आखिर हमें हटाने की आप चाहते हैं शर्जील मेमन साहब जो है वो इमरान खान जिंदाबाद कहते हैं। मुझे अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक लेनी है। आप ये जो बात कर रहे हैं कि उस वक्त हम कानून साजी जो कर रहे थे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उसके खिलाफ इन लोगों ने वॉकआउट किया था, और आप ये कह रहे हैं कि जी शर्त आयद कर दी थी कि पहले हमारे केसेस खत्म कर दें, NRO दे दें, जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है क्योंकि इमरान खान साहब हर तकरीर में इसका जिक्र किया करते थे। इस पे भी जरा शर्जील मेमन साहब का मौक़िफ़ में जानने की कोशिश करूंगी, बट आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से बाकायदा तौर पर एलामिया जारी कर दिया गया है कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर ली हैं ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की। 34 शिकें थी, 34 पॉइंट्स पाकिस्तान को दिए गए थे, या यूं कहिए कि 34 इकदामात पाकिस्तान ने करने थे, और उसके बाद ही ये मुमकिन होना था कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आएगा। अभी जो FATF के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेगा FATF का एक वफ्द, और हतमी ऐलान जो है वो अक्टूबर में करेंगे। शर्जील मेमन साहब, बड़ी देखें बाकी चीज़ें तो चलें, आप लोगों का सियासी इख्तलाफ है, लेकिन ऑन अब्बास साहब की बड़ी छोटी सी ख्वाहिश है, वो कह रहे हैं ये FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने के मामले में ना एटलीस्ट आप इमरान खान साहब को क्रेडिट दे दें। सादिया साहबा, मैं किस चीज़ का क्रेडिट दूं उनको, मैं उनके एक चीज़ का जवाब देना चाहता हूं। जिस तरह उन्होंने कहा कि जी कानून साजी हुई, उसमें PDM ने सबने बॉयकॉट किया, इनके पास कभी भी असेंबली में नंबर्स नहीं थे। अगर अपोजिशन चाहती
तो ये कानून साजी पास नहीं होती। अपोजिशन ने ठीक है उसके कुछ शराइत पे ऑब्जेक्शन जरूर किया था, कुछ सख्त शराइत पे, लेकिन कानून साजी में कोई उन्होंने हिंड्रेंस नहीं दी। अगर मैं उनको याद दिला दूं, अगर उनके पास नंबर्स पूरे होते तो ये पूरी अपनी रिजीम जो इनकी थी उसमें ऑर्डिनेंस पे डिपेंड नहीं करते, ये कानून साजी पे करते। इनके पास कभी जिंदगी में कानून नंबर पूरे नहीं थे। और ये आपको याद होगा कि हर दूसरे दिन ऑर्डिनेंस आता था इस मुल्क में। इस पूरे मुल्क को इन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के सरमिर में चलाया था। जिस तरह काबिल एहतराम है ऑन साहब, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन जिस तरह वो क्रेडिट देना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उनके अदवार में ये चीज़ हो जाती है, उनके अदवार में ये चीज़ें नहीं हुई। लेकिन एक और चीज़ भी है, तो फिर उस चीज़ को भी क्लियर कर दें कि IMF के साथ जो महंगाई मार्च, ये महंगाई के खिलाफ जो ये एहतजाज करने जा रहे हैं संडे को, तो IMF के साथ वो शराइत जिस तरह उन्होंने कहा कि 40 दफ़ा ये लोग जर्मनी गए, तो वो जो IMF के साथ जितनी दफ़ा भी इन्होंने वो डायलॉग्स किए थे, वो शराइत के जिसमें IMF ने इनको लोन इस शर्त पे दिया था कि आप सब्सिडी ख़त्म करेंगे, वो एग्रीमेंट किसका था, उस पर भी थोड़ा अगर ये फरमा दें कि वो एग्रीमेंट इन्होंने जब साइन किया था और उन्होंने वो शराइत जो खुद मान कर आए थे, जिसको इस रजीम ने पूरी करनी पड़ रही है, तो उसको भी तो क्रेडिट ले लेना ये कि ये महंगाई भी इनकी वजह से है, क्योंकि ये शराइत इन्होंने ही मान के आए थे उन पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऑन अब्बास साहब, आपने बात सुनिए, ये IMF के हवाले से ऑब्वियसली अभी मुआहदा हो जाएगा तो एक और नई महंगाई की वेव जो है वो हमें नजर आएगी पाकिस्तान में, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन ये जो नैरेटिव इस हुकूमत का, जो शर्जील साहब भी जिक्र कर रहे हैं और मुसलसल हम ये बात सुन रहे हैं, इस हुकूमत की किसी भी जमात से बात कर लें, वो कहते हैं कि ये आप लोगों की गलती इस लिहाज से कि आप लोगों ने मुआहदा किया, आप लोगों ने ये मानी शराइत, लेकिन फिर उस पर अमल दरामद नहीं किया, फिर उससे पीछे हट गए। तो अब IMF के पास जाना ऑब्वियसली नागुज़ीर तो है ही हमारे लिए, लेकिन हमारी बात तो तब बनेगी जब हम उनके इन तमाम कंडीशंस को मानेंगे। भी थोड़ा सा ना अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, मैं आपको पूरा केस समझा दूं। IMF के पास हम कब गए थे? 2019 में। 2019 से लेके 2022 अप्रैल 10 तारीख तक हम 3 साल IMF के प्रोग्राम में तकरीबन कमोबेश 3 साल हमारी गवर्नमेंट रही। इन 3 साल में जो भी शराइत हमारी अगर उनके साथ तय हुई हैं, आप देख लीजिए इकॉनमी की कौन सी चीज परफॉर्म नहीं कर रही थी। यानी कि आपके रिजर्व्स $25 अरब पे, आपकी स्टॉक एक्सचेंज 46,000 पॉइंट्स पे पहुंच गई थी, आपकी इकॉनमी 5.6% पे ग्रोथ कर रही थी, आपकी एग्रीकल्चर 4.5% से ग्रो कर रही थी और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9% पे, आपकी सर्विसेज इंडस्ट्रीज 5% पे, आपकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस। यानी कि इसका मतलब यह है कि IMF की तमाम शराइत के बावजूद इकॉनमी परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि अहल लोग मौजूद थे। वो लोग मौजूद थे जिनके पास एथिकल मैंडेट था, जिनके पास एक सोच थी, विजन था, जो एक कौम को लेके जा रहे थे। अचानक 2 माह में कौन सी ऐसी शराइत IMF ने पेश कर दी हैं जिसको हम नहीं मान रहे थे और इनको माननी पड़ गई। यानी कि IMF के नतीजे में भी बात सुने, IMF ने जनवरी में हम पे प्रेशर नहीं डाला था, फरवरी में नहीं डाला था, मार्च में नहीं डाला था, उसके बावजूद हम सस्टेन करते रह गए। और हमारे दौर में हम अगर 4 रुपए लीटर फ्यूल बिताते थे, यकीन जानिए हैजान की कैफियत आ जाती। आज प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो मरियम बीबी और पूरी पीपल्स पार्टी ये सारे इस बात पे खड़े होकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? यानी कि अवाम के सांस लेने पे आप लोग टैक्स लगा दे, बाकी बचा कुछ नहीं है। 300 रुपए लीटर जब रक्शे वाला बीबी पेट्रोल डलवा के रक्षा सवारी चढ़ाता है और सवारी कहता है 5 किलोमीटर के बाद 200 रुपए नहीं दूंगा, तो वो 100 रुपए जब जेब से भरता है, बददुआ वो करके जाता होगा। वो इमरान खान को बददुआ नहीं कर रहा, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है सिवाय इस चीज के कि वो सोच रहा है आखिर ऐसा पाकिस्तान के साथ किन लोगों ने किया था और क्यों किया था। जिस रेजीम चेंज का पार्ट आई अंडरस्टैंड दैट, बट मैं यही बात कर रही हूं कि ये चीज किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि आप लोगों ने ये चीजें मानी। जी मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप इसको क्लैरिफाई कर देना, क्योंकि इल्जाम ये लगता है कि ये चीजें आप लोगों ने मानी, वापस आ गए वहां से मुआहदा करके, फिर उस पर अमल नहीं किया। अच्छा बीबी, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि हमने साल 2 साल इनकी बात लेते, 100-2 साल नहीं माना, तो IMF ने क्या किया? आपकी इकॉनमी तो परफॉर्म कर रही थी, आपके लोन्स वापस रीपे हो रहे थे। हम यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में 6,100 अरब की रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुई, वो भी हो रही थी। स्टेट बैंक के रिजर्व्स भी बढ़ रहे थे। पाकिस्तान में हर बंदा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री बूम में जा रही थी, हाउसिंग बूम में जा रही। आखिर ऐसा हुआ क्या? इशू ये है कि अहलियत कोई नहीं है। आज बजट बना, मैं आपको मजे की चीज बताऊं,
इन्होंने बजट बनाया और IMF में एक चीज पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? इन्होंने चाइनीज लोन और IMF का अपना लोन $7 अरब का उसमें लिखना भूल गए, अंडर रिपोर्टिंग कर बैठे। IMF ने पकड़ लिया। अब पूरा बजट का डॉक्यूमेंट चेंज होने जा रहा है क्योंकि ये नाअहल हुकूमत बजट जनाना। 30 सालों में आज तक बजट का डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हुआ। ये पहली दफा हुआ है कि जो असल बजट है वो सप्लीमेंट्री बन चुका है, जिमनी बजट, और असल बजट बाद में आएगा। आप इनकी अहलियत देख लें। ये देखिए ना, जब चूचू का मुरब्बा बनाया जाता है, जब चेरी पिकिंग की जाती है, इसको यहां से ले लेते हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर यहां से आएगा, इंटीरियर वहां से आएगा, फाइनेंस वहां से बनाएंगे। लोगों के अपने मफाद, असल मफाद तो सिर्फ एक था कि किसी तरीके के नैब लॉज को चेंज कर दें, इलेक्शन कमीशन में जो हमारी रिफॉर्म्स है उनको खत्म कर दें, और उसके बाद अपने केस खत्म करा के इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू अपनी सांस पार करके अगला इलेक्शन जीता जाए। इनको भूल गया था कि इन 2, 4, 6, 8, 10 महीने में ये चीजें संभालनी है। ये ऑब्वियसली इकोनॉमी की हालत बुरी है। चीन से भी पैसे मिलने का ऐलान हुए 2 हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक वो जो $2.3 अरब मिलने थे वो नहीं मिल सके हैं। लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अपनी गुफ्तगू के दौरान शर्जील साहब। ये कहते हैं कि देखें, हमने मुआहदे जाके किए IMF के साथ, अगर आपकी बात वो कहते हैं मान भी लें तो फिर हम वापस आए, और अगर हमने नहीं वो बातें मानी और सब्सिडी दी, आवाम के लिए काम किया, तो मईशत तो ग्रो कर रही थी। तो फिर इसका मतलब है कि फिर IMF के पास तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। मुआहदे पे जो लिखी चीजें नहीं भी मानेंगे मईशत, तो कहते हैं हमने दिखाया है कि कैसे उसकी ग्रोथ होती है। सादिया अफजाल साहब, आपका शो आज हिस्टोरिकल शो बन गया है, क्यों आपके शो में एक PTI के मेंबर मान रहे हैं कि हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो है वो एक मुआहदा किया और हमने नहीं माना। आप समझिए कितना बड़ा कन्फेशन है। और ये कन्फेशन मैं कहता हूँ कि मैं रिपीट नहीं करता, क्योंकि यही चीज़ें जो है मुल्क के लिए, ये वो नहीं है आपने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से मुआहदा किया और तोड़ दिया हो। ये आप एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आप कोई मुआहदा कर रहे हैं और उसके बाद आप ये बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हमने उस पर जो अमल नहीं किया। मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई और शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। लेकिन खैर है, ये क्योंकि हमारे मुल्क की बात है तो मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। लेकिन ये इस तरह होता नहीं है जी पूरी दुनिया में। और अगर आप किसी एक मुल्क से इस तरह या एक किसी इदारे से इस तरह की अगर आप गलत बयानी करते हैं तो फिर सारी दुनिया के लिए आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क बनता है कि ये वो फिर खुदा न खास्ता मुल्क है जहाँ पे लोग बात करके फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं। दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू गिव। खैर, अब उसके साथ में दूसरी आपको बात कह दूँ, जिन्होंने अहलियत की बात की, इनके ही दौरे हुकूमत में जितनी नाअहली की मिसालें हुई हैं और जिसकी वजह से सब भुगत रहे हैं, वो नाअहली की मिसालें क्या थी? LNG में इन्होंने महंगी LNG इन्होंने खरीदी, उस पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए, बड़ी बड़ी उसके चीज़ें सामने आई। इस तरीके से जितने भी बड़े स्कैम्स थे कि आप शुगर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप उसी शुगर को इंपोर्ट कर रहे हैं, वीट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उस वीट को आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इस तरह के बहुत सारे नाअहली की बहुत बड़ी मिसालें थी। तभी नैब लॉ में चेंज हम नहीं लेके आए थे। उससे पहले इमरान खान साहब खुद नैब लॉ में एक अमेंडमेंट लेके आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जी फेडरल कैबिनेट के जितने भी डिसीजंस हैं उस पर कभी नैब जो है उसको क्वेश्चन नहीं करेगी। बात बाकी सारी चीज़ों की कर रहे थे, नाअहलियत की और नैब लॉज की। हम तो नहीं कहे कि किसी भी पूरे जो आज गवर्नमेंट में बैठे हैं कोई भी किसी कोर्ट में नहीं गया कि जी हमारे खिलाफ कोई भी स्कैम है उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर दिया जाए। ये तारीख भरी हुई है कि पेशावर BRT में जो केसेस हुए उसमें PTI और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था कि जी इसको नैब और FIA प्रोब करे। सुप्रीम कोर्ट में PTI गई और आज दिन तक स्टे ऑर्डर कायम है कि जी उसको प्रोब ना किया जाए, जिसमें उठा के 7 अरब के किकबैक्स भी चले, उसको भी छोड़ दें। फॉरेन फंडिंग केस 8 साल से पेंडिंग है। कितने कोर्ट्स में गई है PTI की जी कोर्ट्स में कि जिस पे स्टे ऑर्डर मिले? क्यों? अगर आपके खिलाफ एक केस है, आप बोले भाई मुझे कल जजमेंट दें। आप हमारे खिलाफ केसेस जितने भी पेंडिंग, हम कहते हैं हमें कल जजमेंट दे दें अगर सजा होती है हम। लेकिन PTI खुद जो स्टे ऑर्डर के पीछे बैठी हुई है और डिलेइंग टैक्टिक्स के पीछे बैठी, ये डिसीजन ना आए, क्योंकि इनकी पूरी जो इनकी रिजीम थी उसके बेताशा स्टोरीज हैं। ये सारी स्टोरी सामने आएंगी। मैं इस वक्त मड स्लिंगिंग पे नहीं जाना चाहता कि मैं ये कहना चाहता हूं जो मुल्क की इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी का जो एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्होंने जो फटा बिठाया पूरा। जब पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट आई थी, जब मुशर्रफ के बाद जब रिजीम चेंज हुई थी, तब पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमी पे अगर आप इजाजत दें, आप जो कह रहे हैं, मैं उसी बात एक मिसाल, आखिरी मिसाल जी मुकम्मल। मैं कह रहा जी हाँ, मैं कह रहा हूँ जी हम लोग वीट इंपोर्ट करते थे। मुशर्रफ साहब का जब दौर गया था, जब पीपुल्स पार्टी का दौर आया, इतनी सब्सिडीज दी गई और इतनी वो सपोर्ट प्राइसेस फिक्स की गई कि हम लोग वीट जो है वो एक्सपोर्ट करना हमने शुरू की। फिर इनकी हुकूमत माशाल्लाह से आई,
फिर हमने जो वीट इंपोर्ट करना शुरू कर दी। ये सेक्टर्स को समझने वाले लोग होते हैं। मतलब इनमें शुगर स्कैम्स मैंने तो नहीं बनाए, इनकी अपनी गवर्नमेंट में इनके लोगों पे शुगर स्कैम्स बने। वो चीजें क्या थी, वो किसको उन्होंने पूरे मुल्क को चूना लगाया। लेकिन ये सारी चीजें मुनासिब नहीं है। बात ये कि इस वक्त जो भी हमें विषय में मिला है, चीज आप जो कह रहे हैं कि इकोनॉमी का अगर इन्होंने वाकई वही हाल छोड़ा जैसे आप बयान कर रहे हैं, IMF के साथ अगर मुआहदे भी गलत किए, उनकी शराइत भी गलत तस्लीम की, तो बिलावल साहब का एक शॉट हमारे पास मौजूद है जिसमें ऑब्वियसली वो PTI का तो नाम ही PTIMF रख चुके थे, लेकिन वो उस वक्त क्या कहते थे कि कौन सी बातें IMF की इन्होंने मानी हैं। बिलावल साहब का मौक़िफ़ जरा सुना दीजिए। IMF डील है, ये अवाम का मुआशी कत्ल है, हम नहीं मानते। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान में रहने वाले हर आदमी का मुतालबा है कि फाड़ दो अपना PTIMF की, बाहर फेंक दे इस PTIMF को, एग्रीमेंट को, वापस जाओ IMF के सामने और रीनेगोशिएट करें। हम जानते हैं कि अपना लायक है, अपना अहल है, इसलिए अब नेगोशिएट भी नहीं कर सकते थे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है शर्जील साहब, बिलावल साहब ने जो कहा है, चले मैं मानती हूं कि इन्होंने गलत निगोसिएशंस जो हैं वो की IMF के साथ, गलत बातें मान ली, लेकिन वो कहते हैं कि जी इस मुआहदे को उठा के बाहर फेंक दें, वापस जाएं IMF के पास, रीनिगोशिएट करें। सो आप मुतमईन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन है, बिलावल साहब मुतमईन है, जरदारी साहब मुतमईन है जिस तरीके से हुकूमत की मुआशी टीम जाके ये रीनिगोशिएट करने की बात कर रही है और जिस तरीके से मजीद वो शराइत उनकी मानना चाह रहे हैं? सादिया साहिबा, आप प्लीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवा लें हमारे पूरे पाकिस्तान की स्टेट बैंक से कि जब अभी इमरान खान साहब के आखिरी उस अप्रैल और महीने के दिन थे, उसमें भी हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो कम होते जा रहे थे, कोई बढ़ नहीं रहे थे उन टाइमिंग में। और वो क्या हो रहा था कि जो हमारे पैसे थे, हम बाहर से ऑयल जो है वो इम्पोर्ट भी कर रहे थे और यहाँ पे हम सब्सिडी में उड़ा रहे थे। हमने कितने पैसे सब्सिडी में उड़ा दिए वो फिगर्स भी हमारे भाई दे देंगे। अब उसके बाद डेफिनेटली ये शराइत ये लोग मान के आए थे, हमें उन शराइत पे एतराज है, हमने ये नहीं कहा शराइत पे एतराज नहीं है, लेकिन जब आपके पास फॉरेन रिजर्व्स आपके एंड पे आके पहुंच जाएं और आपके पास उन शराइत मानने के अलावा और कोई ऑप्शन ना रह जाए तो आप क्या करेंगे कि आप किसी जिद में आके, यानी अगर मिफ्ता साहब वहां जाते हैं और वो उनकी बात ये मानते हैं कि पेट्रोल और डीजल पे जीरो सब्सिडी होगी, जो आपने तनख्वाहदार तबके पे टैक्स की उनको रियायत देने की कोशिश की 47 अरब की, वो वापस ले लेंगे, ये सब यानी ठीक है इस वक्त रीनिगोशिएशन अगर इस तरीके से गवर्नमेंट ने, सादिया साहिबा, गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि टारगेटेड सब्सिडी दे। जो इनकी सब्सिडी थी वो गलत थी, उसकी मैं आपको वजह भी बता दूं। उसमें अगर कोई लैंड क्रूजर में है तो वो भी सब्सिडी एंजॉय कर रहा है, जो मोटरसाइकिल पे वो भी सब्सिडी एंजॉय कर रहा है। इस गवर्नमेंट ने क्या किया, इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो बाइक वाला है, जो रिक्शा वाला है, जो गरीब आदमी है, उसको सब्सिडी दी कि जी उसके लिए उन्होंने कहा कि जी ये BISP के जरिए या किसी और जरिए जो है उनको टारगेट सब्सिडी मिले ताकि उनको पेट्रोल की कीमत में वो सस्ती मिले। अब सब्सिडी की जरूरत क्या किसी लैंड क्रूजर वाले को सब्सिडी की जरूरत थी या किसी जो जहाज में जिनके प्राइवेट जहाज है उनको सब्सिडी की जरूरत थी? वही सब्सिडी एंजॉय कर रहे हैं जो कि किसी गरीब को मिल रही है। तो मकसद ये कि ये डिफरेंशिएट करना है। मैं जवाब ले लूं जरा ऑन अब्बास साहब से, ठीक है, आपकी बात मुकम्मल तफसील से आ गई। राइट, ऑन अब्बास साहब, आपने इसका ये IMF के हवाले से जो चीज़ें हैं, जो महंगाई है, उसका जवाब भी सुन लिया है, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों का जो परसों प्रोटेस्ट है और जिस पर हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि फुल फोर्स के साथ निपटा जाएगा, सो आप लोग परसों प्लान क्या आपका है? ये वही वाली सूरत हाल होगी जिस तरीके से लॉन्ग मार्च की है? और एक चीज़ खुद इमरान खान साहब का एक बयान जो हुकूमत इस वक्त आपके खिलाफ यूज़ करती है कि जी हमारे कारकुनों के पास वेपन्स थे, तो इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए अभी भी वो कह रहे हैं कि आपके खिलाफ पूरी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दूं सर। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान चलाया है, वैसे यकीन करें सिवाय हंसी और कहके के अलावा कुछ याद नहीं आ रहा। यानी कि PTI IMF डील बहुत बुरी थी, जाए रीनेगोशिएट कर लेना, हमने तो आपको नहीं रोका। इससे पहले महंगाई मार्च के लिए जब ये साहब बहादुर तशरीफ लेके आए थे यहाँ पे इस्लामाबाद में, वो महंगाई उनको याद है। आज दाल 600 रुपए किलो हो चुकी है, वो उनको समझ नहीं लग रही। आज पेट्रोल 260 रुपए लीटर हो चुका, उस वक्त महंगाई याद नहीं आ रही। आज घी 700 रुपए किलो है, उनको वो भी याद नहीं आ रहा। आज बिजली का यूनिट भी 25 रुपए का यूनिट हो चुका है, वो भी समझ नहीं लग रहा। कौन सी ऐसी महंगाई है जो इस वक्त मौजूद नहीं है? मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को इस वक्त नून लीग से अलहदा हो जाना चाहिए। अगर वाकई ये जमात अपनी जबान के हिसाब से चलती है, और इसके साथ साथ NQM को भी अलहदा होना चाहिए। हमारे साथ हमारे एलाइज क्यों छोड़ के इलेक्शंस करीब आने दें, वो भी देख लेंगे आप।
नहीं, आप देख MQM ने क्यों छोड़ा था, यही कह रहे थे ना कि महंगाई है, अब छोड़ के दिखाएं। सबकी अना खत्म हो चुकी है, सबकी आवाजें खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो पीछे उनको हिला रहे थे ना, वो जो इनको हिलाने वाले वो खामोश है, तब तक ये भी खामोश रहेंगे। अब दूसरी बात जो बड़े दुख की बात है, आज बिलावल भुट्टो जरदारी की एक स्टेटमेंट आई है, उसने कहा जी हम भारत के साथ अपने मौशी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाएंगे। बीबी इनकी कॉमन सेंस किधर गई है? यानी कि वो भारत जो इस वक्त कश्मीर में जो कुछ वहां पे जो जुल्म हो रहा है उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है, वो भारत जिसकी हफ्ता पहले मोदी की स्टेटमेंट आई थी और नाउजुबिल्लाह जिस तरीके से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से उसने गुफ्तगू थी, ये उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? यानी कि एक तरफ जरदारी भारत के ताल्लुकात बना रहा है, शहबाज शरीफ की आज की स्टेटमेंट है कि मैंने अमेरिका सरकार राजधानी से रिक्वेस्ट की है कि IMF से डील करवा दे, यानी कि इनके ताल्लुकात, इनकी सोच आज भी वहीं खड़ी है। अमेरिका से भीख मांग लो, उनकी मीटिंग भी हुई यूएस एम्बेसडर से मिफ्ता साहब की और आयशा साहिबा की, भारत के साथ ताल्लुकात, मतलब वेरी फ्रैंकली। अब मैं आ जाता हूं मरियम नवाज शरीफ की तरफ, आपने सवाल पूछा, बीबी सिजिलियन माफिया का लफ्ज जस्टिस खोसा ने इस्तेमाल किया था 2017 में, और राइटली ये बड़ा क्या होगा। आप पिछले 1.5 माह की सिर्फ एक्सरसाइज उठा के देख लें, यानी कि और तो और इनके जो कैश बॉयज हैं वो दुबई में खत्म, मर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, कोई पता नहीं लग रहा। जो FIA के 2 अफसरान, एक को हार्ट अटैक, वो फौत हो गया, दूसरा हार्ट अटैक से अस्पताल में पड़ा है। नैब का एक अफसर ऑलरेडी कत्ल हो चुका है। यानी माजरत के जो लोग इनको इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको खत्म हो, यानी कि कत्ल करा दिया जाता है। इससे बड़ा माफिया क्या होगा? और हम तो ठहरे पाकिस्तान के शहरी, हम प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे आते हैं तो चादर चार दीवारी पामाल कर दी जाती है। सड़कों में 25 मई को जो खवातीन और फैमिलीज और बुजुर्गों के साथ किया गया, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किया। हैविंग सेड दैट, हम इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की आवाज हैं। अगर महंगाई है, इस वक्त गरीब अगर चीख रहा है तो इतवार को हम लोग आएंगे। ये डंडे मारे, ये सोटे मारे, ये रबड़ की गोलियां मारे, पाकिस्तान की आवाम इतवार की रात को सड़कों पे निकलेगी। अगर इनमें हिम्मत है तो रोज के पाकिस्तान की आवाम आप कहते हैं कि जी इतवार की रात सड़कों पे निकले तो रोने भी नहीं देते। हमें प्रोटेस्ट का हक कौन सबसे ले सकता है? यानी महंगाई है, लाकानूनियत है, हम अगर उस पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें करने नहीं देंगे। ये कौन सी बर्बरियत है? यकीन जानिए, मैं सोचता हूँ कश्मीर में उन गरीब कश्मीरियों के साथ क्या भारत कर रहा है जो हमारे साथ ये माफिया साथ कर रहा है। हैविंग सेड दैट, हम इंशाल्लाह आएंगे और आपको नजर आएगा पूरा पाकिस्तान परसों निकलेगा। ठीक है शर्जील साहब, एक तो ये ऑब्वियसली इन्होंने जिक्र किया है कि कैश बॉयज जो हैं वो पूरा असरार अमवात हो रही हैं, एंड आई एम श्योर आप बिलावल साहब के बयान की उसका जवाब देना चाह रहे होंगे जो उन्होंने कहा है कि इंडिया से ट्रेड की बात कर रहे हैं। जी अच्छा, एक तो मैं बताऊं कि मुझसे वो बयान मेरी नजर से नहीं गुजरा, तो मुझे नहीं, अच्छा पहले तो वो बयान मेरी नजर से नहीं गुजरा इंडिया वाला। अगर मैं उस बयान को एक दफा खुद नजर देख लूं तो फिर उस पर कॉमेंट करूंगा, लेकिन मुझे एक बयान याद आ रहा है और ये बयान छपा था 10 अप्रैल 2019 को दी न्यूज में। उसमें इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मोदी कैन सॉल्व कश्मीर इशू, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। फिर एक और बयान इमरान खान साहब का डॉन में छपा था विच इज अराउंड 9 अप्रैल 2019। प्राइम मिनिस्टर खान सीज बेटर चांस ऑफ पीस टॉक्स विथ इंडिया इफ मोदीज बीजेपी विन इलेक्शन। मोदी का पता नहीं क्या था मेरे ख्याल उस वक्त कश्मीर में जो जी और फिर जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे जिस तरह मोदी को वेल विशेस की थी उसके इलेक्शन के लिए, वो भी इमरान खान साहब ही थे। मतलब ये इमरान खान साहब का जो यहाँ पे जो आपने चेहरा देखा ना पाकिस्तान में और जो बाहर होता है बिल्कुल डिफरेंट है, और उनके बयान ऑन रिकॉर्ड है, या तो डिनाई कर दें वो रिकॉर्ड में नहीं थे। तो ये फॉरेन पॉलिसी जो इमरान खान वाली है उससे अल्हम्दुलिल्लाह लाख दर्जे बेहतर पॉलिसीज जो हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेकर आते हैं। और जो अभी भी जितने उनके दौरे हैं उसमें वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात, जो अभी चाइना में भी जो सॉफ्ट लोन की बात हो रही है 2.4 बिलियन की आप बात कर रही हैं, और मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे वो भी कोशिश, उसको मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी उसके कब तक चांसेस हैं? क्योंकि 2 वीक्स हो गए इस अनाउंसमेंट को भी, और वहां से भी अभी तक ये पैसे पाकिस्तान को मिले नहीं है। सादिया साहबा सादिया साहब ये वो सवालात हैं जिसको फॉरेन ऑफिस या जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट को ज्यादा पता होगा। वी आर फ्रॉम द प्रोविंशियल चैप्टर, मुझे नहीं पता कि उसमें कितने दिन लगेंगे, लेकिन ये मैं बता दूं कि जो जितने भी दौरे चेयरमैन साहब के चल रहे हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर द पाकिस्तान, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान में ही है। सिंध ने, आपकी हुकूमत ने शर्जील साहब आज एक फैसला किया है कि सिंध के अंदर जो बाजार हैं, कारोबार हैं, वो 9 बजे बंद हो जाएंगे और गालिबन रेस्टोरेंट्स और कैफेज वगैरह 11 बजे बंद कर दिए जाएंगे। पर्सनली आई फील कि ये बहुत
अच्छा इकदाम है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस को निमटने का इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं इस लेवल पे। और ऑब्वियसली ये माजी की हुकूमतों ने भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही की हुकूमत कर रही, लेकिन इस पर एतराज़ात बहुत आ रहे हैं। तो क्या इस किस्म के इकदाम जो हैं वो वाकई हेल्प कर सकते हैं एनर्जी क्राइसिस से निमटने के लिए? इस पर भी जरा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और नबाज साहब, ये जो सिंध हुकूमत का आज का फैसला है, इस किस्म के ऑस्टेरिटी मेजर्स हम देखते हैं कि हर दौर में हुकूमतें लेती हैं, इस पर एतराज़ क्या है? इसमें आखिर बुराई क्या है अगर कहीं ना कहीं जो एनर्जी क्राइसिस इस वक्त मुल्क में जारी है उससे निपटा जा सके? अच्छा बीबी, पहले मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो दौरे हैं उस पर एक छोटा सा कमेंट जहन में आ जाए। मेमन साहब ने पॉइंट रेज किया, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है कि पिछले 1.5 माह से इस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर इस मुल्क से गायब है। यानी पहले वो दौरों पे रह गए, इधर रह गए, उधर रह गए। बाकी तो पता नहीं, स्विट्जरलैंड का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि स्विट्जरलैंड शायद कोई लोन देना हो, या पाकिस्तान से कोई डिप्लोमेटिक टर्म्स थी जो बहुत बुरी थी, उधर भी पहुंचे हुए थे। हैविंग सेड दैट, जिस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप इस वक्त इस काम में लगी हो, कोई इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में अपने आप को एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, यानी कि कल को अपनी एक राह हमवार कर रहे हैं। और मजे की बात है कि जिस गवर्नमेंट के छतरी के नीचे कर रहे हैं वो बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है। ये शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए कि वो किस तैयारी में और क्या काम पे लगे हुए हैं, और फ्यूचर में उसके लिए कितना एक प्रॉब्लम हो सकता है हमें से। आई एम श्योर कि पाकिस्तान के लिए उनके दौरों का कोई बेनिफिट नहीं, उनकी अपनी जात का बेनिफिट शामिल। दूसरी बात जो सिंध हुकूमत ने किया, बीबी आपको एग्जैक्टली याद होगा 2020 में, 19 के एंड में और 20 के अवाइल में, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि कोविड में स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन क्या है कि यार इस तरह करते हैं, कुछ जगहों को बंद करते हैं, कुछ जगहों को खोल देते हैं, इकॉनमी डिस्टर्ब होगी, ये लोगों के रोजगार बंद नहीं हो सकते। आपको याद है एक शख्स उससे उठ के आया था जिसका नाम मुराद अली शाह, स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, या लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, ये तमाशे करने की जरूरत नहीं, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी। तो हमने कहा था हुजूर ये लोगों के रोजगार का मसला है, ये सिंध हुकूमत की वडेरों की सियासत का, इसको ना उसकी भेंट ना चढ़ा दें। थिंक अबाउट वो छापड़ी वाले के बारे में सोचो, वो रक्शे वाला, वो दुकान वाले के बारे में सोचो। मजाक उड़ाया गया था। आज वही हुकूमत 2.5-3 साल बाद क्या कर रही है कि 9 बजे दुकानें बंद कर रहे हैं। आज ये कौन सा लॉकडाउन है? अपना कंजर्वेशन करनी है तो बिजली और पैदा करें। हम जब कहते थे कि डैमों में पानी नहीं तो कहते जी हमारा इससे क्या कसूर है, ग्लेशियर नहीं पिघल रहे हमारा इसमें क्या कसूर है, पेट्रोल के जनाब टर्मिनल्स पे एलएनजी नहीं आ रही हमारा इसमें क्या कसूर। आज आप मंगवा लेना एलएनजी, करें ना बिजली पैदा, क्यों नहीं बिजली पैदा? लेकिन ये भी तो नहीं कह सकते कि इस किस्म के इकदाम से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस सूरत हाल का हम शिकार हैं, वॉर फुटिंग पे कहीं ना कहीं तो इकदाम करने। मुझे इन इकदाम पे कोई एतराज नहीं, मुझे एतराज है इनको हुकूमत में लाने वालों पे, जो इनको लेके आए उनकी सोच क्या थी। ये मुल्क कितनी खूबसूरत इकॉनमी बन रहा था, कितना एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टर्म्स आ रही थी, हमने 4 OIC के इजलास करवा दिए थे, इकॉनमी किधर खड़ी। चलिए फिर इनका तो मसला ही नहीं, आज कहां बैठे हैं। चलें जी, सियासी जमातों से तो वो कह रहे हैं शर्जील साहब प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, वो लाने वालों से, वो अमरीका को कहते हैं साजिश कर ली। एनीवेज ये जरा बता दीजिए जो एतराज इन्होंने भी रेज किया है आपके जो आज का फैसला है। अच्छा, मैं जी फरमाइए। उस पर भी मैं आता हूँ। पहली बात तो मैं करूंगा कि इन्होंने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर 1.5 माह से मुल्क से बाहर है। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर अगर मुल्क से बाहर नहीं होगा तो फिर किसको बाहर होना चाहिए? ये फॉरेन मिनिस्टर का ही काम है कि वो सारी पूरी दुनिया में जाए, जो ताल्लुकात इन्होंने खराब किए, जहां जिन मुमालिक के सरबराहों की घड़ियां इन्होंने बेच दी और वो फिर उन लोगों को खरीदनी पड़ी, वो ताल्लुका जो आपने खराब किए, जो कमेंट्स में जो आप किन जहाजों में जो चीज आज तक टीवी में नहीं आई, वो मैं नहीं कहना चाहता कि उन्हीं सरबराहों के जहाजों में जाते थे और उनके खिलाफ जो आप बातें करते थे, और वही बातें जब बग हुई और आपका चेहरा सामने आया कि आपकी सोच क्या है, तो जो ताल्लुका आपने खराब किए वो ताल्लुका हमें ठीक करने हैं। वो फॉरेन मिनिस्टर का काम ही है कि वो मुख्तलिफ ममालिक में जाए और उन सारे ताल्लुकात को ठीक करे जिनको आप बिगाड़ के बैठे। आपने पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेकर आए, आपकी वजह से पाकिस्तान जो भारत को वो इतना स्पेस मिला जो आपने उसको स्पेस को छोड़ा, ये सारी आपकी नाअहली थी जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान सफर कर रहा है। जहां तक बात कर रहे हैं कि लाने वालों को, मैं आपको खुल के बात बता दूं, वो तो पीटीआई की हुकूमत थी जो लाई गई। अच्छा, मैं जो पीटीआई की हुकूमत थी जो लाई गई थी, जो थोपी गई थी, जो आरटीएस बिठा के और लोगों का चूचू का मुरब्बा बना के थोपी गई थी, आज जब वो इत्तेहादी सब आपको छोड़ के आए हैं
तो वो खुद अपनी मर्जी से आए हैं। अगर लाने वाले की बात ये करें तो बिल्कुल गलत ये बात है। मैं समझता हूं कि जी ये इनकी सोच जो है ना, ये सोच ही इस वक्त पाकिस्तान को एक बुरे हालात पर पहुंचा के बैठी हुई है, क्योंकि जब तक वो माइंडसेट तब्दील नहीं होगा, जो सच को सच बोले झूठ को झूठ बोले, तो यही सूरत हाल होगी। पाकिस्तान को कोई चलें, अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्र शर्जील मेमन साहब आपका और ऑन अब्बास बपी साहब आपका। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।